दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको ढेर सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिडास टच। दोस्तों, टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, उसका स्पर्श करना। मिडास टच का मतलब हुआ कि मिडास का स्पर्श। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आज की इस कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ किंग नेम्ड मिडास। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ वाक्य की शुरुआत में देयर है। ये जो देयर है इसकी कोई अलग सी मीनिंग नहीं निकाली जाती है। ये जो है एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, नेम्ड मिडास, मिडास नाम का, या कह सकते हैं मिडास नामक। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज ए किंग नेम्ड मिडास, मिडास नामक एक राजा था। ही हैड इनॉर्मस रिचेस। दोस्तों, ये एक पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु थी, कुछ सामान था, कोई भी चीज़ उसके अधिकार में थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में जो भी नाउन या मतलब जो वस्तु है उसको भी मेंशन किया जाता है। ही हैड इनॉर्मस रिचेस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत, अत्यधिक। उसके पास अत्यधिक धन दौलत थी, या कह सकते हैं उसके पास अत्यंत धन था। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हिज किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, हिज मतलब उसका। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड, उसका राज्य बहुत बड़ा और विस्तृत था। वाइड मतलब विस्तृत। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। क्या अर्थ हुआ? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। दोस्तों, ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और दोस्तों, आप इस शब्द को नोट कर लीजिए। सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। तो क्या अर्थ हुआ? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वे संतुष्ट नहीं था। विद हिज वेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने धन से, एंड किंगडम, और अपने राज्य से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम, लेकिन वह अपनी दौलत और अपने राज्य से संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्दी एंड एक्सटेंड हिज किंगडम टू फार्दर लिमिट्स। क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्दी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। WANT वॉन्ट का अर्थ होता है चाहना, जो फर्स्ट फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, इसे बोलते हैं वॉन्टेड। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू बी मोर वेल्दी, वेल्दी मतलब अमीर, और अधिक अमीर होना, एंड एक्सटेंड, और बढ़ाना चाहता था,
हिज किंगडम अपने राज्य को, टू फर्दर लिमिट्स और आगे की सीमाओं तक। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्दी एंड एक्सटेंड हिज किंगडम टू फर्दर लिमिट्स, वह और अधिक धनी बनना चाहता था और अपने राज्य को और भी दूर तक फैलाना चाहता था। और दोस्तों एक्सटेंड को आप जरूर नोट कर लीजिए, एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना। चलिए आगे देखिए, किंग मिडास हैड आ लवली यंग डॉटर। और दोस्तों ये भी आप अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, ये भी एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिला था जहाँ मैंने आपको समझाया था पास्ट पजेसिव का अर्थ मतलब पास्ट में किसी के पास कुछ होता है, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। किंग मिडास हैड ए लवली यंग डॉटर, राजा मिडास की एक प्यारी छोटी बेटी थी। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, मैं एक वाक्य देता हूँ तो आप इस वाक्य को ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए, मेरे पास एक घड़ी थी। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास एक घड़ी थी। दोस्तों ये भी सेंटेंस पास्ट का पजेसिव है, आप इसको ट्रांसलेट ज़रूर करें और कॉमेंट में भी बताएँ। आगे देखिए, ही लव्ड हर वेरी मच। और दोस्तों ये लव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करता था। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़। दोस्तों एप्पल का मतलब सेब होता है, लेकिन दोस्तों जानने वाली बात ये एक फ्रेज़ है, मतलब जिसे हम कहते हैं मुहावरा। और आप जानते हैं दोस्तों जो मुहावरे होते हैं वो लिखे कुछ जाते हैं लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और होती है। तो एप्पल ऑफ हिज आइज़ का मतलब हुआ उसकी आंखों का तारा। तो क्या अर्थ हुआ, शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़, इसका मतलब हुआ, और ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़ का मतलब हुआ कि वह उसकी आंखों का तारा थी। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल ऑफ द आई का मतलब होता है आंखों का तारा होना, तो आप इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य को बनाएं और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू आ प्रिंस वर्दी ऑफ हर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू मैरी हर। दोस्तों मैरी का मतलब होता है किसी का विवाह करना, शादी करना, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वह उसका विवाह करना चाहता था, या कह सकते हैं वह उसकी शादी करना चाहता था। टू आ प्रिंस, किसी राजकुमार से। वर्दी, वर्दी का मतलब था लायक हो, जो लायक हो, ऑफर उसके लायक हो। इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब हुआ कि हर मामले में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू अ प्रिंस वर्दी ऑफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वह उसका विवाह एक राजकुमार से करना चाहता था जो हर मामले में उसके लायक हो। बट लेकिन बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज, लेकिन बिफोर मतलब पहले, लेकिन अपनी बेटी के विवाह से पहले, ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस, वह और अधिक धन चाहता था, मतलब वह चाहता था उसके पास और अधिक धन हो। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई नया वर्ड देखें तो आप उसे नोट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप इन्हें नोट करते हैं तो आप इनको बाद में भी याद करेंगे और साथ में आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू हैव मोर। और दोस्तों ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते या फिर के लिए। इन ऑर्डर टू हैव मोर का मतलब हुआ कि और ज़्यादा होने के लिए या और ज़्यादा होने के वास्ते। किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, राजा मिडास ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, तो ऐसे वाक्यों में पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, उसके बाद स्टार्टेड, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ होता है आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, इन ऑर्डर टू हैव मोर, और ज़्यादा होने के लिए के वास्ते। किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, राजा मिडास ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। ही कॉन्टिन्यूसली प्रेड फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। दोस्तों कॉन्टिन्यूसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार, और एडवर्ब का काम होता है सब्जेक्ट में जो क्रिया हो, मतलब वाक्य में जो क्रिया होती है उसके विशेषता के बारे में बताता है।
और इसे एडवर्ब कहा जाता है, और ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो ly पे ही ख़त्म होते हैं। ही कॉन्टीन्यूसली प्रेड फॉर मैनी डेज़ का अर्थ हुआ कि उसने लगातार कई दिनों तक प्रार्थना की। विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर, बिना खाना खाए और पानी पिए उसने कई दिनों तक लगातार प्रार्थना की। गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर। प्लीज़ का अर्थ होता है खुश हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो ईश्वर थे वो उसकी प्रार्थना से खुश हो गए। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। दोस्तों अपीयर का मतलब होता है सामने आना, प्रकट हो जाना, दिखाई देना, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। APPEAR ये फर्स्ट फॉर्म है, चाहे तो नोट कर लीजिए, और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ये लगाई गई है। ED जब ED जो इसमें लगा है ये सेकंड फॉर्म है। ही का मतलब, और दोस्तों ये जो ही है ये ईश्वर के लिए यूज किया गया है। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर। ईश्वर उसकी प्रार्थना से खुश हुए। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। वह मिडास के सामने प्रकट हुए। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू हैव गॉट एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है। इन द वर्ल्ड, संसार में। तो उन्होंने क्या कहा ईश्वर ने? यू हैव गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तुम्हें संसार में सब कुछ मिला है। वॉट इज़ इट, ऐसा क्या है? दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ, जो अब तुम मुझसे लेना चाहते हो। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जो ईश्वर थे वो प्रकट हुए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें संसार में सब कुछ मिला है। वॉट इज़ इट, वो क्या है? दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ, जो अब तुम मुझसे लेना चाहते हो। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट है, जैसे सिंपल पास्ट में वॉज वर का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ किया जाता है, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। सो इसलिए आई शैल फुलफिल योर डिज़ायर, मैं तुम्हारी डिज़ायर का मतलब इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। चलिए आगे देखिए। मिडास सैड, मिडास ने कहा, आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। और दोस्तों वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, दौलत को वेल्थ कहा जाता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WISH विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा होना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मिडास ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, टू हैव लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ, मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत धन हो। प्लीज़ ब्लेस मी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। दैट, कि वट एवर आई टच, जो भी मैं स्पर्श करूँ, मतलब जिस चीज़ को भी मैं छूँ, शैल बिकम गोल्ड, वो सोना बन जाए। तो दोस्तों यहाँ तक इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जो ये मिडास था जो कि बहुत ज़्यादा धन चाहता था, दौलत चाहता था, उसने जब कई दिनों तक ईश्वर की प्रार्थना की तो वो ईश्वर प्रकट हो गए और ईश्वर ने उससे कहा कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्या है जो आप चाहते हो। तो जो मिडास था उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो, इसलिए आप कृपया मतलब प्लीज़ ब्लेस मी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वॉट एवर आई टच शैल बिकम गोल्ड, मतलब जिस चीज़ को भी मैं स्पर्श करूँ, टच करूँ, वो सोने की बन जाए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे जब सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल, उसमें हैव का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसे नोट कर लीजिए। पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात पर सोच विचार करना, और ये थर्ड फॉर्म है पॉन्डर्ड। तो अब आप इसकी मीनिंग को आसानी से समझ जाएंगे। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश, मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने कहा क्या तुमने अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है? तो जो ईश्वर थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या तुमने अब जो तुम्हारी इच्छा है उसके ऊपर तुमने सोच विचार कर लिया है? मिडास सैड हैप्पीली, मिडास ने खुशी खुशी कहा, यस, हाँ, माय लॉर्ड, मेरे ईश्वर, आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट टू माई विश,
और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑलरेडी इसको मैं समझा चुका हूँ, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मिडास ने खुशी खुशी कहा, मेरे ईश्वर, आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट टू माई विश, मतलब मैंने अपनी विश को पर एक गंभीर विचार किया है। आई हैव थॉट अबाउट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने लंबे समय तक इस बारे में सोचा है। प्लीज़ फुलफिल इट, कृपया इसको पूरा कर दीजिए। तो जो मिडास था, जब ईश्वर ने उससे पूछा कि क्या आपने आपकी जो ये इच्छा है उस पर आपने विचार किया है, तो जो मिडास था उसने कहा, बड़ी खुशी खुशी उसने कहा कि हाँ ईश्वर, मैंने इसके बारे में बहुत गंभीर रूप से सोच विचार किया है और मैंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा है, तो कृपया आप इसको पूरा कर दीजिए। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। आई ग्रांट यू योर विश, ग्रांट मतलब होता है देना, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा विश देता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए गॉड डिसअपियर्ड, जो भगवान थे, ईश्वर थे, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, दिखाई ना पड़ना, और ये डिसअपियर की सेकंड फॉर्म है, जो ईश्वर थे वो गायब हो गए। चलिए आगे देखिए। मिडास वॉज ओवरजॉयड, और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ओवरजॉयड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत खुश होना, प्रसन्न होना। मिडास वॉज ओवरजॉयड, मिडास अत्यंत खुश था। ही बिगेन मूविंग अराउंड, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, मूव होता है इधर उधर हिलना। ही बिगिन मूविंग अराउंड, वो इधर उधर घूमने लगा। इन द पैलेस, महल में। एंड टचिंग एवरीथिंग, और हर चीज़ छूने लगा। हैप्पीली, खुशी खुशी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही बिगेन मूविंग अराउंड इन द पैलेस एंड टचिंग एवरीथिंग हैप्पीली, वह महल में इधर उधर घूमने लगा और हर चीज़ को खुशी खुशी छूने लगा। एवरीथिंग ही टच्ड, जिस चीज़ को भी उसने छुआ, और ये सेकंड फॉर्म है, बिकेम गोल्ड, सोने की बन गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस चीज़ को भी उसने छुआ सोने की बन गई। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सिचुएशन, और दोस्तों ड्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अटमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है पास्ट में कोई क्रिया का चल रहा होना, पाए जाना। जैसे वह खेल रहा था, वह जा रहा था, दौड़ रहा था, तो आप देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहता रही थी, आप ज़रूर देखेंगे वाक्य की टेल पर। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सिचुएशन का मतलब हुआ कि वह इस स्थिति से बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर रहा था। सडनली मतलब अचानक। ही रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है, अचानक उसको महसूस हुआ, एहसास हुआ, दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, कि उसने नहीं खाया है, फॉर डेज टुगेदर मतलब उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। एंड वॉज फीलिंग टेरिबली हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था। ही क्लैप्ड, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, और ये सेकंड फॉर्म में नोट कर लीजिए, CLAPPED। ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई। द सर्वेंट्स केम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। द सर्वेंट्स केम, नौकर आए। रनिंग, द सर्वेंट्स केम रनिंग का अर्थ हुआ कि नौकर दौड़ते हुए आए, या कह सकते हैं नौकर भागते हुए आए। किंग मिडास आस्क्ड देम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम। दोस्तों देखिए, आस्क का मतलब पूछना होता है, और आप इस बात को भी जानते होंगे, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर एक शब्द की कई मीनिंग होती हैं, तो इसके भी 2-3 मतलब हैं। आस्क मतलब पूछना होता है। उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं तो उसको भी आस्क कहा जाता है। आप इसे नोट ज़रूर कर लें। तो क्या अर्थ हुआ? किंग मिडास आस्क्ड देम, और दोस्तों ये देम किसके लिए यूज़ किया गया? नौकरों के लिए, सर्वेंट्स के लिए। किंग मिडास आस्क्ड देम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, राजा मिडास ने उन्हें अपने लिए खाना लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। As soon as he touched the food to eat, it turned into gold। दोस्तों TURN टर्न का मतलब होता है बदल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए। as soon as का मतलब होता है जैसे ही। तो क्या अर्थ हुआ? और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। as soon as he touched the food to eat, जैसे ही उसने खाने के लिए
जैसे उसने खाने के लिए खाने को छुआ, इट टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल गया। द किंग वॉज फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज, जो राजा था वो डर और हैरानी से भर गया। तो दोस्तों इस चीज़ की गंभीरता को आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो लालची राजा था जो बहुत सारी दौलत हासिल करना चाहता था, और तभी इसने ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि मुझे ईश्वर आप ऐसी मतलब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस चीज़ को भी मैं स्पर्श करूं, टच करूं, वो सोने की बन जाए। तो जब ईश्वर ने उसको ये वरदान दे दिया, और जब उसको भूख लगी और उसने खाना मंगवाया, और जब खाने को छूते ही वो भी, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था, कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था, और जब वो उसने खाने को छुआ क्योंकि भूखा था, तो वरदान के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसने यही वरदान मांगा था कि जिस चीज़ को भी मैं टच करूँ वो सोने की बन जाए, तो जो खाना था वो भी सोने का बन गया। अब उसको रियलाइज़ हुआ, मतलब जाहिर सी बात है ये बहुत गंभीरता वाली बात थी। और फिर वो एक तरह से, तभी यहाँ पर ये लिखा गया हॉरर और सरप्राइज़, मतलब डर और जो सरप्राइज़ था, मतलब हैरानी थी, उससे वो बिल्कुल भर गया। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसको एहसास हुआ, और ये सेकंड फॉर्म, अब उसको एहसास हुआ वाई गॉड हैज़ आस्क्ड हिम, कि ईश्वर ने उससे क्यों पूछा था, टू पॉन्डर ओवर हिज विश, अपनी इच्छा पर विचार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब उसने देखा कि जो खाना है वो सोने का बन गया, अब उसको इस बात का एहसास हुआ। तो आपने दोस्तों कहानी में सुना होगा कि जो ईश्वर थे उन्होंने उससे पूछा था कि क्या आपने अपनी इस इच्छा पर विचार कर लिया। अब उसको इस बात का उसको याद आया कि ईश्वर ने उससे क्यों कहा था कि क्या आपने अपनी जो इच्छा है उसके बारे में सोच विचार कर लिया है। उसे अब इस चीज़ का एहसास हुआ। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, वह इस बात को समझ पा रहा था। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, दोस्तों देखिए GRAVITY, ग्रेविटी नाउन है, ऑलरेडी आप में से कई लोग इसकी मीनिंग जानते हैं। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। उसके अलावा दोस्तों इसका एक और मतलब है, गंभीरता को भी ग्रेविटी कहा जाता है। तो यहाँ इसका अर्थ है गंभीरता। आप कृपया करके इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, वह इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी। एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं खा सकता था। वॉट ही टुक टू बी अ बोन, और दोस्तों इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, अच्छे वर्ड मीनिंग को नोट जरूर किया कीजिए। BOON बोन का मतलब है वरदानीय नाउन है, और दोस्तों ये टेक मतलब लेना होता है, सेकंड फॉर्म टुक। उसके अलावा इसका मतलब समझना भी होता है। तो जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कई बार एक एक शब्द के कई अलग अलग मीनिंग होती हैं। तो क्या अर्थ हुआ, वॉट ही टुक टू बी अ बोन, जिस चीज़ को उसने वरदान समझा, टर्न आउट टू बी अ कर्स, वो एक अभिशाप साबित हुई। फॉर हिम, उसके लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वॉट ही टुक टू बी अ बोन, जिस चीज़ को उसने वरदान समझा, टर्न आउट टू बी अ कर्स फॉर हिम, वो उसके लिए अभिशाप बन गई, अभिशाप साबित हुई। किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स, दोस्तों परप्लेक्स्ड होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति उस बात पर मतलब इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाए कि उसको कुछ भी समझना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड का मतलब है व्याकुल, एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए। किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स, राजा मिडास व्याकुल हो गया। ही वॉज सो कन्फ्यूज, वह इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, भ्रमित हो गया, दैट कि वैन हिज डॉटर केम टू हिम, कि जब उसकी बेटी उसके पास आई, ही वेरी अनमाइंडफुली पिक्ड हर, अनमाइंडफुली का मतलब था बिना सोचे समझे, उसने बहुत ही बिना सोचे समझे पिक्ड हर अप, उसको उठा लिया। एंड हिज डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, और उसकी बेटी भी सोने में बदल गई। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप कहानी समझ ही आगे होगी, और इस बात की गंभीरता को भी आप समझ ही होंगे, क्योंकि जो लालची राजा था, जो इस तरह का वरदान मांग चुका था, जो उसको ही नुकसान पहुंचा रही थी। खाना भी वो नहीं खा पाया क्योंकि वो सोने बदल गया, और जब बिना सोचे समझे उसने अपनी बेटी को उठाया, उसको पकड़ा, तो वो भी सोने में बदल गई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। नाउ दिस वॉज समथिंग मोर देन टू मच, अब ये कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा था। ही बिगेन क्राइंग, वह रोने लगा, इन डिस्गस्ट। बट नथिंग कुड बी डन, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसको ब्लेम किया जाए, ब्लेम मतलब दोष देना, और किसको दोष दिया जाए, किसको दोष दिया जाता। ही हैड आस्क्ड फॉर द बोन हिमसेल्फ, उसने खुद ही ये वरदान मांगा था।
ही बिगेन प्रेइंग फर्वेंटली। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फर्वेंटली का मतलब होता है व्यग्रता से, उत्सुकता से, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्साह से, उग्रता से, सॉरी। तो क्या अर्थ हुआ, ही बिगेन प्रेइंग फर्वेंटली, वह उग्रता से प्रार्थना करने लगा। आफ्टर ए लॉन्ग वेट, बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए, एंड सैड, और कहा, व्हाट इज़ दैट यू वांट नाउ, अब तुम्हें क्या चाहिए। आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा ऑलरेडी आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। तो ईश्वर ने क्या कहा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश, मैंने पहले ही तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेंटेंस देना चाहूँगा। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ चुके हैं तो दो वाक्यों को नोट कर लीजिए, आप इनको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। पहला सेंटेंस है, वह खाना खा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका है। दूसरा वाक्य है, मैंने उसे नहीं देखा है। दोस्तों एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों को ही आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं तो दोस्तों आप थोड़ा सा सीरियस होकर इस होमवर्क को भी किया कीजिए, क्योंकि यदि देखिए आप इस वीडियो पर आ रहे हैं, आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो दोस्तों आप इसको आप जो होमवर्क वगैरह होता है इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ताकि आप थोड़ा मतलब इंग्लिश को और अच्छे से सीख सकें। चलिए आगे देखिए, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश का मतलब है कि मैंने पहले ही तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया है। नो गॉड, नहीं ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब होता है दोस्तों माफ़ करना, आप इसे भी नोट कर लीजिए। नहीं ईश्वर, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। FALL फॉल का अर्थ होता है गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है। और फीट का मतलब होता है पैर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नो गॉड, नहीं ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, मिडास ईश्वर के पैरों में गिर गया। एंड कंटिन्यूड सेइंग, और कहता रहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स। और दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, CURSE, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, और फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना। तो उसने ईश्वर से क्या कहा, प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स, कृपया मुझे इस अभिशाप से आज़ाद कर दीजिए। ओ गॉड, ईश्वर, माई ग्रीड फॉर रिचेस हैड मेड मी ब्लाइंड। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर आके इस व्यक्ति को पता चली है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। और आप इसे भी नोट कर लीजिए, GREED ग्रीड नाउन है जिसका अर्थ होता है लालच। तो उसने क्या कहा, ईश्वर, माई ग्रीड फॉर रिचेस, मतलब जो मेरा लालच है दौलत के लिए, हैड मेड मी ब्लाइंड, उसने मुझे अंधा कर दिया, उसने मुझे अंधा बना दिया था। एंड प्लीज़ सी द रिज़ल्ट, और कृपया परिणाम देखिए। लुक एट माई डॉटर, मेरी बेटी को देखिए। शी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल चुकी है। प्लीज़ रिवर्ट मी टू माई फॉर्मर स्टेट। और दोस्तों रिवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस पलट देना या किसी भी चीज़ को पुरानी वाली स्थिति में ले आना। तो उसने क्या कहा, प्लीज़ रिवर्ट मी टू माई फॉर्मर स्टेट, कृपया मुझे मेरी पहली वाली स्थिति में वापस कर दीजिए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। एंड डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गए। नाउ मिडास वॉज हैप्पी विद हिज रिचेस एंड किंगडम। अब जो राजा था, राजा मिडास था, वो अपनी दौलत से, अपने धन से और अपने राज्य से बहुत खुश था। एंड ही वॉज ऑल द मोर हैप्पी, और वो और भी ज़्यादा खुश था, टू सी हिज डॉटर प्लेइंग इन हिज लैप, और वो अपनी लैप का मतलब होता है गोद, अपनी बेटी को अपनी गोद में खेलता हुआ देखकर वो और भी ज़्यादा खुश था। चलिए, तो दोस्तों कहानी का जो अंत हुआ है बहुत ही अच्छे एक मोड़ पर हुआ है, जहाँ पर ये जो व्यक्ति था उसे एक सबक भी मिला, और साथ में उसे सबक भी मिला, और जो कहानी का जो अंत था वो एक अच्छे मोड़ पर हुआ। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए
तो मॉरल बिल्कुल ही सिंपल है। कहानी की जो एक एक लाइन है वो कुछ ना कुछ सिखाने वाली है। मॉरल यही है कि व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और जो भी हमारे पास है हमें उसमें खुश होने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। जैसा यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि ये जो राजा था, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमीर था, उसके पास सब कुछ था, काफ़ी धन दौलत थी, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। वो और भी मतलब वो इतना ज़्यादा लालची था कि और भी दौलत हासिल करना चाहता था। और उसका ये जो ब्लाइंड जो मतलब जो इसका ये जो ग्रीड था, उसने उसको बिल्कुल अंधा कर दिया था। यही कारण था कि उसे ऐसा सबक मिला। तो दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, एंड जो भी हमारे पास है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए, संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि चीज़ों से, या फिर अगर हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं या फिर और ज़्यादा अधिक हासिल करना चाहते हैं, तो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और हमें कभी भी अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों से नहीं करना चाहिए, या फिर जो लोग हमसे ज़्यादा अमीर हैं। क्योंकि हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जो हम जैसे नहीं हैं, या फिर जो लोग हमसे नीचे हैं। तो दोस्तों अगर हम उन लोगों को देखेंगे तो, और यदि हम अपनी लाइफ को उनकी नज़र से देखेंगे, तो शायद हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता। यदि हमारे हाथ पैर भी सही काम कर रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, तो दोस्तों ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी बीमारियों से त्रस्त हैं, या तो फिर वो विकलांग हैं, या उन्हें कई तरह की समस्याएं, उनका शरीर भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों यदि अगर आप इस बात को भी देखें, यदि हम फिज़िकली भी ठीक हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिससे हम खुद भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। इफ़ यू रियली enjoyed this video, I request you to kindly do like this video and press the bell icon so that whenever I upload the new video you get the notification. And apart from this guys, sometime that I upload shorts on my channel. Today I did so. You can just go and check it out. And sometime you guys keep asking me, sir, how can we improve our English and how can we be fluent? So guys, it's very simple. You just need to do a little bit practice, and there are many ways which you can do, and then I'm sure that you can improve your English. First of all guys, start reading English newspaper and English books, and whenever you read them, try to read them loudly, because it will improve your pronunciation, plus it will make you more fluent. And apart from this, do a little bit practice of grammar, and try to speak English with your friends or with anyone who can talk to you in English. Suppose that you have some friend who can talk to you in English, so just tell the person, let's talk in English. So this type of practice is going to help you a lot. You can improve your English. And apart from this guys, if you do not, suppose sometime it happen that you do not have anyone who can talk to you in English, so it's better that you try to do the practice yourself. It means that there are certain ways which you can apply, and you can just keep on practicing. Just start thinking in mind. Suppose something comes to your mind, let me give you one example. Suppose that, think of anything in your mind. Suppose right now I think about a pen. Just think about the pen, think in Hindi, and I'm sure when you think about a pen, there will be certain sentences in your mind. Just try to translate them in English, right? If you are able to translate them 5-7 sentences, I'm sure that you will be more confident. Then slowly start talking to people, and by doing these practices for a long time, I'm sure that you can easily speak in English. And guys, one more thing, that most of you are already good in grammar, but it happens you are not able to speak, because I have seen many people, those who are already very good in grammar, they can make any sentence, they can translate any sentence, but when it comes to English speaking, they are not able to speak. The reason is that they are not confident, they do not trust themselves, and they feel that when they speak, other people might laugh. So guys, if you keep thinking about others, I'm sure that is not going to help you, because nobody is thinking about you. It's your maybe you can say that it's your misunderstanding, that that you judge yourself. Sometime you just judge yourself, and you most of the time you think about others. You think that if I speak in English, it might happen that other people are laughing at you. So never think about those things. If you want to learn something, be confident, trust yourself, and just
do rocking, because is try to understand this thing. If you are not confident, then you can't speak, you can never speak. So you have to be confident, and you see, I can't improve your confidence, it's you who can help yourself. So trust yourself, be confident, and try to speak in English. That's it, guys. That's it for today. I hope you enjoyed this. If you did so, do like this video, and thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.